रसायन की पाठशाला में आज हम हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स का चौथा कालांश लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं बच्चों। आज का कालांश जब यह अध्याय चालू हुआ था तब से आज तक के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण कालांश है। हम अपने अध्याय के मुख्य भाग में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले 3 कालांशों में हमने अपने अध्याय का इंट्रोडक्शन जाना था। अब हम डायरेक्ट अध्याय पर आ गए हैं। यहाँ हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बनाने की विधियां, उनके प्रमुख भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी क्रम में बच्चों आज हम हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां अर्थात मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की चर्चा करेंगे। यह इस अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। यहाँ हेलोजन के जो कंपाउंड हेलो एल्केन्स हैं उनको बनाने की सभी विधियों की चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य इस प्रकार के प्रश्न भी बताए जाएंगे जो केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। बोर्ड एग्जाम में इनकी ज्यादा उपयोगिता नहीं है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक उपयोगिता है बच्चों इनकी। चलिए आइए, आज की पहली हेडिंग जो हेलो एल्केन्स और के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की है वह हम लगाते हैं। किससे बना रहे हैं हम? फ्रॉम एल्केन्स। किससे बना रहे हैं? एल्केन्स से बना रहे हैं। और एल्केन्स का भी क्या कर रहे हैं हम? हेलोजनेशन। एल्केन्स का भी क्या कर रहे हैं? हेलोजनेशन कर रहे हैं। हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स से एल्काइल हैलाइड कैसे बनते हैं इस बात को हमें समझना था, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं। जब भी किसी एल्केन्स को, जैसे हमने एल्केन्स लिख दिया मीथेन, किसी भी हेलोजन के साथ, अभी हेलोजन हमने क्लोरीन ले लिया, सनलाइट की उपस्थिति में सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है वो HNU होती है। रिएक्शन कराते हैं तो इसका हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है और एल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। इस एल्काइल हैलाइड का नाम मिथाइल क्लोराइड है। मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl भी इसमें निकल जाएगा। यह रिएक्शन तब तक चलती है जब तक इस एल्केन के सभी हाइड्रोजन हेलोजन से विस्थापित ना हो जाएं। अर्थात ये रिएक्शन आगे भी होती है। CH3Cl फिर Cl2 से रिएक्शन करता है सनलाइट में और CH2Cl2 बनाता है और ये रिएक्शन आगे भी करता है और ये CHCl3 बनाता है और CHCl3 आगे रिएक्शन करके CCl4 में बदल जाता है, ठीक है ना। यह रिएक्शन लगातार प्रोग्रेस होती है और एंड सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वह फ्री रेडिकल होती है। कैसी होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। अर्थात जब इंटरमीडिएट्स बनेंगे, जो कि आपने कक्षा 11 में पढ़े, इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं आएगी, लेकिन इसकी मैकेनिज्म इंटरमीडिएट्स फ्री रेडिकल बनने के कारण होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी मैकेनिज्म कौन सी वाली होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब भी होती है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वह स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर निर्भर करती है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर निर्भर करती है। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होती है। कितनी होती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होती है, ठीक है ना। अर्थात सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा और उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबल। क्यों होता है, कैसे होता है, सबकी व्याख्या, बेसिक कॉन्सेप्ट जब आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कक्षा 11 में, वहां जाकर आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो ब्रोमीन है वह भी सेम रिएक्शन करता है। क्या करता है? ब्रोमीन भी इसी तरह की रासायनिक अभिक्रिया देता है। अगर यहाँ Br2 लिखा होता तब भी यह अभिक्रिया होती।
लेकिन इनमें कुछ अंतर आ जाता है बच्चों। अंतर कहाँ आता है? जहां ऑप्शन बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा यदि हम लिखें CH3 CH2 CH3, इसका हम क्लोरीनीकरण करा रहे हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहां बनेगा दो संभावनाएं इसमें बच्चों। एक तो यह जो कार्बन है 1 डिग्री है, यह भी 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है। प्रतिस्थापन यहां भी हो सकता है, प्रतिस्थापन यहां भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। अर्थात क्या होगा? CH3 CH Cl और CH3 2 डिग्री पे हो गया, और CH3 CH2 CH2 Cl 1 डिग्री पे भी हो गया। आपसे कोई कहता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मैं क्या कह रहा हूं, कोई आपसे कहता है कि अधिक मात्रा में कौन सा उत्पाद बनेगा, आप तुरंत स्टेबिलिटी पर जाएंगे। किस पे जाएंगे? स्टेबिलिटी पर जाएंगे। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे, 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है, अर्थात 2 डिग्री वाला ज्यादा उत्पाद बनेगा। ये वाला कैसा बनेगा? मेजर बनेगा, और ये वाला माइनर बनेगा। यह मेजर 55% और यह माइनर 45% अप्रोक्स बनता है। इसको नोट करना, एक मिनट इसको नोट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यही रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराएं, CH3 CH2 CH3 प्लस Br2 लिखें, और कंडीशन वही की वही है, ये भी यहां रिएक्शन कर सकता है और यहां भी कर सकता है 1 और 2 पे, तो क्या बनेगा? CH3 CHBr CH3 और CH3 CH2 CH2Br। लेकिन यहां क्या होगा बच्चों? यहां है 95% बनेगा और यहां है 5% बनेगा। ये अंतर क्यों आ गया? यहां तो हमने कहा था कि क्लोरीन और ब्रोमीन सेम तरह की केमिकल रिएक्शन दे रहा है, लेकिन जब प्रोडक्ट को हमने काउंटिंग की, प्रोडक्ट का अमाउंट देखा, उस अमाउंट में अंतर आ गया। मेजर तो अभी भी 2 डिग्री बना है, लेकिन ये बहुत कम हो गया। ऐसा क्या हुआ कि ब्रोमीन की रिएक्शन क्लोरीन से थोड़ी अलग हो गई? इन दोनों में ऐसी क्या बात है? इस बात को समझने के लिए बच्चों में पुनः कक्षा 11वीं में जाना पड़ेगा। कक्षा 11वीं में हमने 2 टॉपिक पढ़े थे। एक का नाम था रिएक्टिविटी, पहले का नाम क्या था? रिएक्टिविटी, और हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर F2 Cl2 Br2 और I2 होता है। अर्थात सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद रिएक्टिव क्लोरीन होता है, ठीक है ना। नंबर दूसरा होता था सिलेक्टिविटी। क्या होता था दूसरा? दूसरा होता था सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब होता था जिस ऑर्डर में इसका मैकेनिज्म हो रही थी, और मैकेनिज्म के हिसाब से 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का रेशो होता है। सिलेक्टिविटी कौन सी होती है? 3:1 का ऑर्डर था, और इसका रेशो जो था बच्चों 5:3.6:1। सिलेक्टिविटी का रेशो ये था। रिएक्टिविटी का डायरेक्ट रेशो होता है। इस प्रश्न को हम दोबारा लिखें, यहां पर लिखा हमने CH3 CH2 CH3। होता क्या है बच्चों? सामान्यतः जो सिलेक्टिविटी होती है, सिलेक्टिविटी का ऑर्डर I2 Br2 Cl2 और F2 होता है। अर्थात क्या होता है? जो F2 होता है, F2 जो होता है वो मोर रिएक्टिव और लीस्ट सिलेक्टिव, अर्थात रिएक्टिव सबसे ज्यादा होता है, सिलेक्टिव सबसे कम होता है। यह सिलेक्शन नहीं करता है, जहां हाइड्रोजन मिलेगा वही रिएक्शन करेगा, इस बात को भी हम बताते हैं। और जो Br2 और I2 होते हैं, दोनों की बात कर रहा हूं, यह केवल मोल सिलेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं?
यह मोर सिलेक्टिव होते हैं और सिलेक्टिविटी का ऑर्डर 3 to 1 होता है। अर्थात जब भी आपके Br2 Y2 आएंगे, मेजर प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्ट इस रूल को फॉलो करेगा। इसको फॉलो करेगा, 3 to 1 को फॉलो करेगा। लेकिन जब Cl की बात करेंगे, Cl की बात करेंगे तो इसका हमें ऑर्डर निकालना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं? Cl का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ऐसे निकालेंगे, Cl2 का ऑर्डर इससे निकालेंगे, इस रेशो से इसकी सिलेक्टिविटी निकालेंगे और रिएक्टिविटी तो हम जानते ही हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा CH3 CH2 CH3, इसकी जब क्लोरीन से रिएक्शन हुई तो क्या हो सकता है? 6 कार्बन को इसे 1 डिग्री मिले, 6 कार्बन कौन से मिले? 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री मिले, अर्थात 6 जगह से ये एक्टिविटी दिखा सकता है। इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पे 6 है, 6 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। रिएक्टिविटी क्या होगी? जो हाइड्रोजन पहले मिलेगा उससे यह रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी बात करें सिलेक्टिविटी की, तो वही रिएक्टिविटी क्या हो गई? ये इसकी हो गई। अब सिलेक्टिविटी की बात करें, सिलेक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, सिलेक्टिविटी का रेशो यह होता है, यदि इसका हाइड्रोजन 3 डिग्री होगा तो 5 रेशो का होता है, 2 डिग्री 3.6 का होता है, 1 डिग्री 1 रेशो का होता है। क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन इसके कितने के हैं? 2 डिग्री के हैं, तो 2 गुणा 3.6 अर्थात सिलेक्टिविटी आती है 7। रिएक्टिविटी कितनी आ रही है? 6। सिलेक्टिविटी कितनी आ रही है? 7। तो 1 डिग्री का रेशो कितना हुआ? 1 डिग्री का अनुपात, ये 1 डिग्री से निकला, यह 2 डिग्री से निकला। सिलेक्टिविटी मैकेनिज्म से होती है, 1 डिग्री का अनुपात निकाला 6 बटे टोटल रेशो 13 गुणा 100, एप्रोक्स लगभग इसकी वैल्यू बच्चों, लगभग वैल्यू 45 आएगी। कितनी आएगी? 45% आएगी। और 2 डिग्री का अनुपात देखेंगे, 2 डिग्री का अनुपात देखेंगे, उसकी वैल्यू 7 बटे 13 गुणा 100 और एप्रोक्स 55% आएगी। क्या कह रहा हूं मैं? एप्रोक्स 55% आएगी। तो क्लोरीन के केस में एक नई बात आती है बच्चों, जब भी हम क्लोरीनेशन करेंगे हमें रिएक्टिविटी के सिलेक्टिविटी के साथ साथ रिएक्टिविटी की बात भी करनी पड़ेगी। दोनों का अनुपात लेना पड़ेगा हमें, दोनों में जो ज्यादा होगा वह प्रोडक्ट मेन होगा। दोबारा समझते हैं, एक बात और देखते हैं। इस जैसे ये कंपाउंड है, इसका यदि फ्लोरीनेशन होगा, क्या कह रहा हूं मैं? फ्लोरीनेशन होगा, फटाक से तुरंत आपको 1 नंबर का हाइड्रोजन हटा देना है, फ्लोराइड बना देना है। ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन होता है, तुरंत आपको जो ज्यादा स्टेबल है 3 to 1 होता है, तो 2 वाला ज्यादा स्टेबल है, 2 को हटाकर मेजर प्रोडक्ट बना देना है। लेकिन जब भी क्लोरीनेशन होता है आपको वहां समस्या आती है, वहां आप रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी दोनों की काउंटिंग करेंगे, दोनों में जिसका आंसर मेन होगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा, वही मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। अभी आपको यदि क्लियर नहीं हो रहा तो एक एग्जांपल और बताते हैं इसका, इसको आप नोट कर लो, मिटा के एक एग्जांपल और बताते हैं। एग्जांपल और लिखते हैं। प्रश्न दिया है CH3 CH CH3 CH3, इसका हमें ब्रोमिनेशन कराना है और क्लोरीनेशन कराना है सनलाइट की प्रेजेंट में। किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट की प्रेजेंट में इसका ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन कराना है। कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, इस बात की हमें चर्चा करनी थी। हमने आपको बताया था बच्चों, जो ब्रोमीन होता है वो मोर सिलेक्टिव होता है। कैसा होता है? ब्रोमीन मोर सिलेक्टिव होता है और सिलेक्टिविटी का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, अर्थात जिस ऑर्डर में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है वही ऑर्डर सिलेक्टिविटी का होता है। सबसे अच्छी स्थिति 3 डिग्री के ऊपर होती है रिएक्शन करने के लिए, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो ब्रोमीन मैक्सिमम सिलेक्टिव होता है और सिलेक्टिव होने के कारण
यह पहले 3 डिग्री पर रिएक्शन करेगा, अगर मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो 2 पे और नहीं मिलेगा तो 1 पर। यह जो हाइड्रोजन है यह 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन तो इसी से ही रिएक्शन करेगा और यह CH3 CBr और यहां CH3 और CH3, यही इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको ध्यान से समझना बच्चों, अब Cl की बात अलग होने वाली है, यह इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब बात आती है यह कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। इसकी दो संभावनाएं हैं, या तो यहां रिएक्शन करे 3 डिग्री पर, या ये 3 1 डिग्री के हैं 9, या 1 पे करे, 3 पे करेगा तो CH3 CCl CH3 CH3 बनेगा। और यदि 1 डिग्री पे करेगा तो कहीं भी करा सकते हैं ना, यहां करा दिया ना, CH2 Cl और CH3 बनेगा। प्रश्न यह है कौन सा मेजर होगा। अगर आपने लिखा हुआ रूल्स पढ़ लिया तो हो सकता है आपका आंसर गलत भी हो जाए। इस हिसाब से तो 3 डिग्री होना चाहिए, यह मेजर होना चाहिए, यह माइनर होना चाहिए। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं जब भी क्लोरीन की बात हम करते हैं हम रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी दोनों देखेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी दोनों देखेंगे। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे, यदि हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे, रिएक्टिविटी जब होगी जो हाइड्रोजन सबसे पहले मिलेगा, जो हाइड्रोजन सबसे पहले मिलेगा उस पर जाके ही अटैक करेगा। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर सामान्यतः 1 2 3 होता है। सामान्यतः कौन सा होता है, 1 2 3। अर्थात 1 पे पहले रिएक्शन करेगा। किस पे पहले रिएक्शन करेगा, 1 पे जाके पहले रिएक्शन करेगा। और रिएक्टिविटी इसकी 9 हो गई। कितनी हो गई रिएक्टिविटी, 9। क्योंकि 1 डिग्री वाले 3 3 6 और 3 9 हाइड्रोजन है, तो इसकी रिएक्टिविटी 9 हो गई है। ठीक है ना। अब आती है इसकी सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का हमने बताया था रेशो होता है 5 रेशो 3.6 रेशो 1, 1 डिग्री सॉरी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का सिलेक्टिविटी रेशो होता है 5 रेशो 3.6 और 1। क्योंकि यह वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री का है, ये जो हाइड्रोजन है यह 3 डिग्री का है, सिलेक्टिविटी कितनी, 5 into 1। एक हाइड्रोजन है 3 डिग्री वाला है, सिलेक्टिविटी हुई 5। ठीक है ना। अब आपने निकाला ये 1 डिग्री के लिए है, यह 3 डिग्री कार्बन के लिए है। 1 डिग्री का हिस्सा कितना हुआ भाई, 1 डिग्री का हिस्सा, इसका हिस्सा है 9 और टोटल 9 और 5 14 और ऊपर गुणा में 100, ये कट गया 14 6 84 और 6 बचा तो आएगा 64, यानी अप्रोक्स आ जाएगा 65%। कितना आ जाएगा अप्रोक्स, 65% आ जाएगा। और यदि 3 डिग्री का रेशो निकालें तो यह आएगा 5/14 गुणा 100 और अप्रोक्स आ जाएगा 35%। अब आपका आंसर यदि आपने वहां रख रखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होती है, अगर आपने उस बात को याद कर रखा है तो यहाँ आपका आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। क्योंकि यहाँ पे जो 1 डिग्री का प्रोडक्ट है वह मेजर प्रोडक्ट है, यह मेजर रहता, ये वाला जो है यह 65% बनेगा, यह 35 बनेगा। तो आपको याद क्या रखना है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर डिपेंड कर रही है। लेकिन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी यदि क्लोरीन का केस आता है, मैं क्या कह रहा हूं, यदि क्लोरीन का केस आता है तो रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी दोनों पे डिपेंड करेगी। यदि यह रिएक्शन फ्लोरीन से हो रही होती, किससे हो रही होती, फ्लोरीन से हो रही होती, फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, लीस्ट सिलेक्टिव, अर्थात उसकी सिलेक्टिविटी होती ही नहीं है, वो तो जो पहले हाइड्रोजन मिलेगा उसे पकड़ेगा। अर्थात पहले से ये हाइड्रोजन मिलेंगे, ये वाले, ये कैसे मिलेंगे, ये लिखा CH और यहाँ क्या होगा, एक C लगा होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे एक C और लगा होगा, उसमें 3 हाइड्रोजन रहे होंगे,
और एक सी और लगा होगा, उसमें भी क्या रहे होंगे, 3 हाइड्रोजन रहे होंगे। अर्थात ये बीच में दबा हुआ है, यहां तक क्लोरीन पहुंचेगा ही नहीं। सबसे पहले उसे जो हाइड्रोजन मिलेगा उसको ही पकड़ के खा लेगा, वो वहीं आके जुड़ जाएगा। अर्थात जब भी क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या होगा, यहाँ कहीं भी जाके वो जुड़ जाएगा, कहीं भी जाके वो क्या होगा, किसी भी पहले वाले हाइड्रोजन पर जाके वो जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई है कि क्लोरीन और ब्रोमीन किस प्रकार के रिएक्शन करते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब आयोडीन की रिएक्शन देखते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, आयोडीन की रिएक्शन देखते हैं। आयोडीन भी, ये भी आपको याद रखना है, आयोडीन केवल और केवल सिलेक्टिव होता है। कैसा होता है बच्चों, केवल और केवल सिलेक्टिव होता है। आयोडीन में यह रूल ओबे रहेगा, अर्थात सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2, फिर 1 रहेगा। आयोडीन में ये रूल 100% फॉलो करेगा, केवल सिलेक्टिव होगा, रिएक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। जब भी स्टेबल फ्री रेडिकल आएगा तभी वह रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, चलिए आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं। CH4 प्लस I2, और यह भी क्या करता है बच्चों, CH3I बनाता है प्लस HI देता है, अर्थात मिथाइल आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। लेकिन ये जो होता है HI, यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, प्रबल अपचायक होता है। HI बहुत प्रबल अपचायक होता है। ये प्रबल अपचायक होने के कारण यह इसे तुरंत अपचायित कर देगा और पुनः मीथेन बना देगा। अर्थात यह रिएक्शन जो होगी वह उत्क्रमणीय होगी। कैसी होगी, उत्क्रमणीय रिएक्शन होगी। ठीक है ना, अर्थात रिएक्शन वापस चली जाएगी। हमें रिएक्शन फॉरवर्ड करनी है। यदि हमें अग्र अभिक्रिया करना है, अग्र अभिक्रिया करने, अर्थात फॉरवर्ड रिएक्शन अगर करना है, अर्थात ज्यादा उत्पाद बनाने हेतु, उत्पाद बनाने के लिए ज्यादा उत्पाद यदि हम बनाएंगे, उसको ज्यादा उत्पाद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्शन है, रिएक्शन में ऑक्सीकारक रिएक्शन जो होगी वो किसमें होगी, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होगी। ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करनी चाहिए। अर्थात यहां जो होगा वह HNO3 या HiO3, यह ऑक्सीकारक होना अनिवार्य है। अर्थात प्रश्न यह है, आयोडीनेशन की रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में क्यों होती है, क्योंकि यह जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HiO3 ले लिए जैसे हमने, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो HI था, जो कि बैक रिएक्शन कर रहा था, इसको पकड़ लेगा और इसको पकड़कर I2 और H2O में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, I2 और H2O में कन्वर्ट कर देगा। बैलेंस है कि नहीं, देखें अच्छा, O कितने हैं, 3 है, तो 3 लगा दिए। H कितने हो गए हैं, 6, तो यहाँ पर 6 हो गए हैं, और I भी 6 हो गए। चलो ठीक है, बैलेंस है। यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा और इस रिड्यूसिंग एजेंट को I2 में बदल देगा, और I2 हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए काम में जाएगी। अर्थात ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है। ठीक है ना, आयोडीनेशन आपको समझ में आ रहा है। फिर अब इसका आयोडीनेशन यदि हम कराएं, CH3 CH2 CH3 प्लस I2 लिखें, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में होगी। लेकिन यहां एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, जो स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री। कौन सा बनेगा, 2 डिग्री वाला। तो आई यही जुड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 to 1 होती है। अर्थात क्या बनेगा, CH3 CHI CH3, क्योंकि यह केवल सिलेक्टिव होता है। अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, किससे कराएं, CH4 प्लस F2, तो हमने बताया था जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वह F2 CH2
Br2 और I2 होता है, अर्थात यह बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? यह बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और लेस सिलेक्टिव होता है। यह बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है और लेस रिएक्टिव होता है। तो यह बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। इसकी रिएक्शन कैसी होगी? बहुत फास्ट होगी और एक्सोथर्मिक होगी, बहुत फास्ट होगी, एक्सोथर्मिक होगी। हो सकता है वहां जहां रिएक्शन हो रही है वहां विस्फोट हो जाए, अर्थात इसको डायरेक्ट हेलोजिनेशन से नहीं बनाते हैं। इसको जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड जो है वह डायरेक्ट हेलोजिनेशन से नहीं बनाते हैं। इसे इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन किया जाता है, जिसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हेलोजन एक्सचेंज मेथड। इसको नोट करो, टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर नई विधि बताते हैं बनाने की। हेलोजन के एक अन्य उदाहरण में हम बेंजाइलिक, कौन सा? बेंजाइलिक एवं एलाइलिक, बेंजाइलिक एवं एलाइलिक कार्बन में हेलोजिनेशन देखते हैं। इनमें हेलोजिनेशन किस प्रकार होता है यह भी हम देखने का प्रयास करते हैं। बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है बच्चों? बेंजीन में एल्काइल ग्रुप होगा। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था, जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था तब हमने बताया था यह बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, ठीक है ना। ये कार्बन बेंजाइलिक है। एलाइलिक क्या होगा? एलाइलिक कार्बन होगा एल्काइल हैलाइड के कार्बन के बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड, यह एलाइलिक कहलाता है। ये बेंजाइल है, ये क्या है? एलाइल है। यह एलाइलिक कार्बन है, यह बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है ना। ये वाला, इनमें भी हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है और बहुत तीव्र गति से होती है। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन एल्केन्स की तुलना में भी ज्यादा फास्ट होती है। ये महत्वपूर्ण है, अगर आपको कंपैरिजन करना होगा तो ये एल्केन से ज्यादा एक्टिव हैं, रिएक्टिविटी इनकी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। होगा क्या? जैसे बेंजाइलिक लिखा है, इसमें H और लगा दें, इसका हेलोजिनेशन हुआ, क्लोरीनेशन हुआ मान लीजिए, और यहाँ पे सनलाइट की उपस्थिति में या और भी कंडीशन हो सकती है, क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है, HCl निकल गया, HCl निकल गया और ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड। क्या बन गया ये? बेंजाइल क्लोराइड, CH2Cl, और यहां पर भी बन गया एलाइल क्लोराइड। क्या बन गया? एलाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड बन गया, बेंजाइल क्लोराइड, और यह बना एलाइल क्लोराइड। प्रश्न यह आता है बच्चों, प्रश्न ये ज्यादा आता है कि जो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है, इनकी भी रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर इनकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। इनकी रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल एल्केन से ज्यादा होती है। क्या कह रहा हूं मैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसकी? बेंजाइल और एलाइल, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है किससे? एल्केन से। प्रश्न यह भी आता है, ये रिएक्शन फास्ट होती है, अगर पहले ये वाला हाइड्रोजन मिलेगा तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, एल्केन में सब्स्टिट्यूशन बाद में होगा। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स आ जाते हैं कि पहले सब्स्टिट्यूशन किस में होगा? एल्काइल दिया होगा और आपको एल्केन दिया होगा, तो एल्काइल में, सॉरी एल्काइल नहीं, एलाइल दिया होगा और एल्केन दिया होगा, एलाइल में सब्स्टिट्यूशन पहले होगा, ठीक है नहीं। बेंजाइल में सब्स्टिट्यूशन और पहले होगा। ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है हेलोजिनेशन में। क्यों? क्वेश्चन आता है, प्रश्न क्या आता है? ये एल्काइल एंड बेंजाइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स टुवर्ड्स हेलोजिनेशन रिएक्शंस, अर्थात हेलोजिनेशन रिएक्शन के प्रति इनकी क्रियाशीलता क्यों होती है, इस बात को हमें समझना था बच्चों। इनमें क्या होता है? एक एडिशनल स्टेबिलिटी होती है। होता क्या है? जैसे हमने कहा, जब रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही होगी तो उसमें इसका फ्री रेडिकल बनेगा, जो कि एलाइलिक फ्री रेडिकल है।
ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन से HCl निकलकर ये फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है ना। क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन इसका H ले जाएगी, ये Cl2 था ना, Cl फ्री रेडिकल इसका H खींच ले जाएगा और ये फ्री रेडिकल बनाएगा। इसी प्रकार ये वाला H खींच ले जाएगा और ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये Cl के साथ निकल जाएगा। तो ये जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका डीलोकलाइजेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, डीलोकलाइजेशन, यहाँ की जगह यहाँ भी आ सकता था। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये क्या स्थिति बन जाएगी बच्चों, इसमें आ जाएगा CH2, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ फ्री रेडिकल आएगा और फ्री रेडिकल के बाद यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। अर्थात इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग हो गई, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। यहाँ हाफ एरो बनाया बच्चों, कैसा बनाया है, इस प्रकार हमने हाफ एरो बनाया, आधा एरो बनाया, ये भी याद रखना। आधा एरो इसलिए बनाया है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि फ्री रेडिकल जो होता है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होती है। कौन सी होती है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होती है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक यहाँ आया, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, अर्थात इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई रेजोनेंस के कारण, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी नॉर्मल एल्केन से ज्यादा होगी। अच्छा, बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में और ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। जो बेंजीन है ना, बेंजीन में रेजोनेंस होगा, इसमें तो कंजुगेशन होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कंजुगेशन होता है, स्टेबिलिटी और ज्यादा आने वाली है। ये वाला बॉन्ड जो है इस ऑर्डर में टूटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और यहां आने से क्या हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां, पहले इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां बच गया, एक यहां चला गया अंदर वाले बॉन्ड का, ये इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा और यही ऑर्डर चलेगा। ये फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गया और फिर क्या हुआ, फिर देखा जाए यहां तो डबल बॉन्ड CH2 था ही और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, डबल बॉन्ड यहां आ गया, एक स्थिति और हो गई, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ और यहां बॉन्ड था और एक बॉन्ड यहां आ गया, ये यहां आ गया, फ्री रेडिकल यहां आ गया और ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गया और वापस आने पर हमारा पुनः बॉन्ड घूम गए और इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। अर्थात रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसमें भी बहुत अधिक होती है। तो यह ज्यादा रिएक्टिविटी दर्शाते हैं, किससे, एल्केन से। अब हमने रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर निकाल लिया। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आएगा बेंजाइल। कौन सा आएगा, बेंजाइल, ठीक है ना। पहले एक्टिव बेंजाइल होगा और इसके ही अप्रॉक्स, इसके ही लगभग, ये ज्यादा एक्टिव होता है फिर भी, एलाइल। कौन सा होता है, इसके ही लगभग एलाइल एक्टिविटी रखता है। उसके बाद एल्केन आते हैं। कौन आते हैं, उसके बाद एल्केन आते हैं। उसके बाद भी विनाइल आता है, जो हमने विनाइल पढ़ा हुआ, विनाइल, और इसी जैसा होता है एराइल, जो कि बेंजीन डायरेक्ट वाला होता है। विनाइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां कोई जुड़ेगा, ये विनाइलिक कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। एराइल कौन सा होगा, ये बेंजीन है और यहां कोई जुड़ेगा इस हाइड्रोजन की जगह पे, ये एराइलिक होगा। इनमें क्या होता है, इनमें हेलोजनेशन सामान्य कंडीशनों में नहीं होता है। क्या कह रहा हूं मैं, यह सनलाइट की प्रेजेंट में फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। कौन नहीं देते हैं, विनाइल और एराइल नहीं देते हैं। लेकिन बेंजाइल, एलाइल और एल्केन्स, इस तरह के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हेलोजनेशन रिएक्शंस आसानी से देते हैं। इनकी रिएक्शंस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होती है और रिएक्टिविटी का ऑर्डर यह होता है। इनमें क्वेश्चन आ सकता है, प्रश्न लिखा है, क्वेश्चन आया CH3 CH2 CH3, या ऐसा लिखा है, अब यही मान लें हम, CH2 CH3 लिखा है, CH3 CH3, और लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है ना। प्रश्न आया, इनमें किसमें हेलोजनेशन फास्ट होगा।
हेलोजनेशन की रिएक्शन किसमें तीव्र गति से होगी, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, क्लोरीनेशन कराएंगे यदि हम, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका एक कार्बन जो मिला, यह कार्बन हमें एलाइलिक कार्बन मिल गया, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, किसकी, इस एलाइलिक कार्बन की। यह हमारा एक पहला टॉपिक था बच्चों, हेलोजनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लिखा था, उसमें हमने एल्केन्स लिया था, और एल्केन्स में हमने बेंजाइल और एलाइल एडिशनल पढ़ लिया, क्योंकि यह कंपटीशन में भी आता है। अब हमने जनरली एक बात जान ली थी, सबसे पहले हमने जान लिया था जो हेलोजनेशन होता है, हेलोजनेशन जो होता है वह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होता है। नंबर दूसरा हमने जाना था, पहला हमने जाना था हेलोजनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होता है। नंबर हमने दूसरा जाना था जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन की जो रिएक्टिविटी आएगी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन कर रही थी, वह स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर डिपेंड कर रही थी। अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन जो थी वह किस पर डिपेंड कर रही थी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर डिपेंड कर रही थी। तीसरा हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री थी। यह हमने हमारे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी थी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी यह थी। हेलोजन की रिएक्टिविटी F2Cl2 Br2 और I2 थी, यह भी हमने पढ़ा था। चौथा हमने पढ़ा था यदि F2 से रिएक्शन होगी तो यह तुरंत 1 डिग्री पर जुड़ जाएगा, क्योंकि यह सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, सबसे फास्ट रिएक्शन करके 1 डिग्री पर जुड़ेगा। ये 1 डिग्री कार्बन पर ही जुड़ जाएगा, जो पहले मिलेगा वही जुड़ जाएगा। लेकिन हम अगर हमने Cl2 की बात की थी, किसकी बात की थी, Cl2 की बात की थी, तो हम इसमें दो चीजें देखेंगे, हम रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी। क्लोरीन के केस में हम दो चीजों की चर्चा करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी और इसकी सिलेक्टिविटी। ओवरऑल जो आंसर निकलेगा वह मेजर प्रोडक्ट होगा, इसमें तो 1 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन क्लोरीन के केस में रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी की तुलना करने पर जो आंसर आएगा, उसका हमने पीछे आप वीडियो देखेंगे तो उसकी प्रॉपर विधि हमने बताई है, वह मेन प्रोडक्ट होगा। छठवां था जो Br2 था, यह केवल क्लोरीन जैसे ही रिएक्शन कर रहा था, लेकिन इसकी रिएक्शन केवल सिलेक्टिविटी पर आधारित थी। अर्थात सिलेक्टिविटी का ऑर्डर सामान्यतः फ्री रेडिकल का ऑर्डर होता है, इसी ऑर्डर में स्टेबिलिटी होती है, तो इसी ऑर्डर में सिलेक्टिविटी होती है। अर्थात ब्रोमीन के केस में नॉर्मल हम जानते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ओबे करेगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी इसकी ऑर्डर यही रहेगी, इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। यहां मिटा दें, थोड़ा आगे और लिख दें, और बातें जो हमने जानी है अभी। अगली बात करें, ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन केवल सिलेक्टिव हुआ, और सिलेक्टिविटी के हिसाब से पहले जिसकी डिग्री ज्यादा होगी वहां मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। आयोडीन के क्या होगा, अगला है 7वां जो I2 है, I2 की क्रिया उत्क्रमणीय होगी। I2 की क्रिया कैसी होगी, उत्क्रमणीय होगी। यदि हमें अग्र अभिक्रिया करना है, यदि हमें अग्र अभिक्रिया अर्थात फॉरवर्ड रिएक्शन करनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, HNO3, इनको उपस्थित करना पड़ेगा रिएक्शन में। किसको उपस्थित करना पड़ेगा,
HiO3 HNO3 को उपस्थित करना पड़ेगा। यह HiO3 या HNO3 रिएक्शन में बनने वाली HI को कैप्चर कर लेंगे और उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी हमेशा। अगला हमने पॉइंट पढ़ा था जो फ्लोरीनीकरण होता है, कौन सा कह रहा हूं मैं, फ्लोरीनीकरण बहुत फास्ट होता है, एक्सोथर्मिक होता है। अर्थात जब ये हैलोजनेशन से करेंगे इतनी तीव्र गति से और इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी कि हो सकता है वहां ब्लास्ट हो जाए, वहां विस्फोट हो जाए। इसलिए फ्लोरीनीकरण जो होता है वह इनडायरेक्ट मेथड से होता है। फ्लोरीनीकरण किससे होगा, इनडायरेक्ट मेथड से होगा। अप्रत्यक्ष विधि जिसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड कहेंगे, उनसे फ्लोरीनीकरण करेंगे। और नौवां जो हमने बताया था, स्पेशल स्टेबिलिटी होती है किसमें, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में, इसमें बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में, और एलाइलिक फ्री रेडिकल जो होते हैं अगर उनमें प्रतिस्थापन हो रहा है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है और इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्केन से भी ज्यादा होती है, एल्केन से भी ज्यादा होती है। मैं आशा कर रहा हूं जो हैलोजनेशन का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने एल्केन्स के हैलोजनेशन को पकड़ के कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी डाल दिए जिससे आप कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर सकें, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसके लगभग सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अगले कालांश में नए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के साथ, नई अवधारणाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों इन कॉन्सेप्टों को अच्छे से पढ़िए। कोई भी समस्या होती है YouTube या WhatsApp के माध्यम से मैसेज द्वारा आप मुझे भेज सकते हैं।